स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कहना चाहिए कि आप लॉकडाउन का पालन अवश्य करते होंगे बच्चों। चलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैं पिछले वीडियो में दिया था वो आप अच्छे से उसको पढ़े भी होंगे। कहना चाहिए कि आपका रिवीजन जो होगा तो एक दिन मैं आपको कहिए तो रिवाइज ही करवा दूंगा। जो पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का मैंने पढ़ा डाला, तो यदि आपका कमेंट्स आएगा कि सर उसको थोड़ा रिवाइज करना है तो आप कमेंट करिए, निश्चित रूप से उसे आपको क्या कर दिया जाएगा, रिवाइज भी करवा दिया जाएगा। ठीक है। और बच्चों एक बात और बोलना चाहूंगा, यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर का लिखा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन इस वजह से नहीं दिखाया गया था कि वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आना था। मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से फर्स्ट चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको भेज दे दूंगा और सेकंड यूनिट जो है आपका सॉल्यूशन है, इनमें से अगर आपको कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा और आप कहेंगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा इसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन आपको यह नहीं बताएंगे कि ये कौन कौन से आपको पढ़ना है, जिनमें से मैं आपको बताऊंगा 10 क्वेश्चन वो आपको सभी पढ़ने हैं। पेपर के समय मैं आपको हिंट कर दूंगा कि ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे और अच्छा से अच्छा मतलब कहना चाहिए कि पेपर में भी आपके फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने टॉपिक में आते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको हेनरी के नियम के बारे में बताया, हेनरी लॉ आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आज केमिस्ट्री की क्लास में लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराफरण दाब के नियम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर पराफरण दाब के नियम थोड़ा बता दीजिए, तो आज हम लोग पराफरण दाब के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रेडी हो गए हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं पराफरण दाब के नियम। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत मतलब कहना चाहिए कि आप से कुछ ये कमेंट्स आ रहा है कि बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, मतलब पूरा वीडियो आपको देखना है और अपने मित्र को भी शेयर करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से अपने मित्र को सेंड कीजिए और तो बताइए कि मतलब आप देखिए, क्योंकि स्कूल तो लग नहीं रही है तो कम से कम ऑनलाइन की जो क्लास चल रही है तो उस वीडियो को भी ऑनलाइन का फायदा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है बायल-वान-टॉप नियम, यानी क्या है बायल-वान-टॉप नियम। अच्छा बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा पिछले 11th में आप क्या किए हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक नया वर्ड आया है बायल-वान-टॉप नियम। बायल का नियम आपने पढ़ा था लेकिन वान-टॉप जुड़ गया इसमें, तो क्या हुआ बायल-वान-टॉप नियम, चार्ल्स-वान-टॉप नियम, फिर और आगे पढ़ेंगे तो दूसरा भी मिलेगा आपको। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, 11 में पढ़ चुके हैं। नया वर्ड आया है बायल-वान-टॉप नियम, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, सही है, चलें आगे। चल तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नियम है बायल-वान-टॉप नियम। स्थिर ताप पर देखिए क्या लिखा है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराफरण दाब को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराफरण दाब पाई, विलयन के मोलर सांद्रण C, विलयन का जो मोलर सांद्रण क्या होता है C, तो विलयन के मोलर सांद्रण C के समानुपाती होता है। ठीक, नियम लिख लिया बच्चों। स्थिर ताप पर, तो ये देखिए स्थिर ताप पर मैंने क्या फार्मूला बना रहा हूं, देखिए और अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपका क्या है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, यानी क्या कहा उन्होंने, स्थिर ताप पर, ताप का मतलब क्या हो जाएगा T, ये देखिए तो क्या हुआ इन्होंने स्थिर ताप T लिख देता हूं। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या कहा इन्होंने, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराफरण दाब पाई, विलयन के मोलर सांद्रण C के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती C।
समझ में आ गया। अब चलिए बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इजिकल टू के इंटू सी, तो आपका क्या हो जाएगा, के इजिकल टू पाई अपॉन सी। क्या होगा बच्चों, के इजिकल टू पाई अपॉन सी। ये सी क्या है बच्चों, ये के क्या है, एक स्थिरांक होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जहां के एक स्थिरांक है। ठीक, आप क्या क्या है, एक स्थिरांक है। अब बच्चों आप ये भी सुने होंगे कुछ कि चूंकि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के होता है। क्या पढ़े हैं, चूंकि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के पढ़े हैं बच्चों। क्या क्या है ये है क्या, तो विलयन का मोलर सांद्रण सी उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी जो होता है आयतन की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। चूंकि जब ये ऐसा हो सकता है इसलिए पाई भी क्या होगा, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, यानी पाई भी क्या होगा, व्युत्क्रम के किसके, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम क्या करते हैं, और अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका पाई इजिकल टू के इंटू 1/v। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इसको, चूंकि यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है पाई बराबर के अपॉन भी या के इजिकल टू पाई भी। ठीक है, एक तो ये आया, या करके आप लिख सकते हैं, और ये तो मान लीजिए है ही, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ठीक, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v को हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। ये तो मैं इसके आगे या करके आप चलते जाइए, और आप या के एक करके आपका के इक्वल टू पाई भी मैंने क्या निकाल लिया, एक समीकरण निकाल लिया। तो आप इसके अनुसार एक समीकरण भी बना सकते हैं। ये जो आपका समीकरण निकला हुआ है इसके आधार पर एक डिफिनीशन भी बना सकते हैं। डिफिनीशन क्या बनाएंगे बच्चों, तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, बायल-वार्नथॉप नियम से क्या परिभाषित किया जाता है कि स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के, किसके आयतन के, उस विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस नियम के आधार पर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया, बायल-वार्नथॉप नियम समझ में आ गया क्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई विलयन के मोलर सांद्रण सी के समानुपाती होता है। तो देखिए इतना मैंने लिख दिया, पाई समानुपाती सी। अब क्या होगा, मैंने इसको टी क्या है आपका, स्थिर ताप टी पर पाई इक्वल टू के इंटू सी, क्या है आपका हमारा स्थिरांक होता है, तो के मैंने बाहर ले लिया, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन सी। और के एक क्या होगा, स्थिरांक होगा। चूंकि आप जानते हैं सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के, तो इसीलिए पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के होता है। तो हमने उसको क्या माना, समीकरण 1। अब इसके आधार पर एक बायल-वार्नथॉप के नियम की परिभाषा बता सकते हैं। चलिए दूसरा नियम क्या होगा बच्चों, समझते हैं। ये दूसरा नियम क्या होता है, चार्ल्स-वार्नथॉप नियम। यानी ये चार्ल्स-वार्नथॉप नियम क्या होता है, चार्ल्स-वार्नथॉप लॉ। ये क्या है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, किसी विलयन की स्थिर सांद्रता सी पर, यानी इनकी सांद्रता क्या हो गई, स्थिर सांद्रता, यानी क्या लिख दिया आपने, स्थिर सांद्रता सी, स्थिर सांद्रता सी, यानी सी का मतलब क्या हुआ, सांद्रता हमारा क्या है, स्थिर है।
ठीक है, तो किसी विलयन की स्थिर सांद्रता C, किसी विलयन की स्थिर सांद्रता C पर तनु विलयन का परावरण दाब, तनु विलयन का परावरण दाब क्या हो जाएगा, पाई ताप T के समानुपाती होता है। यानी तनु विलयन का परावरण दाब पाई जो होगा ताप T के क्या होगा, समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप डिफिनेशन के आधार पर कह सकते हैं किसी विलयन का स्थिर सांद्रता C पर तनु विलयन का परावरण दाब पाई उसके ताप यानी T के समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने क्या किया, पाई समानुपाती T। और इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पाई इक्वल टू K इंटू T, तो K इक्वल टू पाई अपॉन T, और क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, K इक्वल टू पाई अपॉन T। तो लिख दीजिए यहाँ पे K क्या है, ये आपका, इसको हम या करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों हैं, और हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं जहां K एक स्थिरांक है। ठीक है, समझ में आ गया क्या नहीं, ये बताइए पहले। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि समझ में आपके आ गया है तो कमेंट कीजिए। इस किसी विलयन का या किसी विलयन की स्थिर सांद्रता P पर विलयन का परावरण दाब पाई ताप T के समानुपाती होता है, तो पाई समानुपाती T, पाई इस समानुपाती T या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया, चलिए ठीक है। तो हम इसको क्या मानते हैं, मान लीजिए इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व तो आगे कर दिए हैं, लेकिन हम इसी को मानेंगे समीकरण 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 किसको मानेंगे हम, ये पाई समानुपाती T, क्योंकि मुझे जानते हैं क्या करना है, आगे मेरे को सॉल्व करना है गेल-लुसाक का नियम। ठीक है, तो गेल-लुसाक का नियम सॉल्व करने के लिए हम समीकरण इसी को हमने मान लिया 1 और समीकरण इसको 2 मान लिया। ठीक है बच्चों, आया समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर मतलब कहना चाहिए तीसरा पॉइंट होता है आपका एवोगैड्रो बॉन्ड हॉफ नियम। ठीक, मिटा दूं इसको, चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा दूंगा। और आपको पता भी हो गया होगा, कोई बताइए चार्ल्स का नियम क्या होगा, इस किसी विलयन का, आप ऐसा बोल सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलयन का परावरण दाब पाई ताप T के क्या होता है, समानुपाती। अब इसको मैं मिटा देता हूं और आगे चलते हैं, क्या होगा दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा में क्या होगा बच्चों, तीसरा पॉइंट होगा एवोगैड्रो बॉन्ड हॉफ नियम। तीसरा पॉइंट होगा एवोगैड्रो बॉन्ड हॉफ नियम, एवोगैड्रो बॉन्ड हॉफ नियम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, एवोगैड्रो बॉन्ड हॉफ नियम, एवोगैड्रो बॉन्ड ऑफ ला। ठीक, ये क्या होता है, इसको भी आप 11th पढ़े हैं, सिर्फ हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, बॉन्ड हाफ सिर्फ जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं, बॉन्ड हाफ जोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। तो देखिए क्या होगा, लिख लीजिए, तनु विलयन का परावरण दाब पाई, क्या होगा, तनु विलयन का परावरण, तनु विलयन का परावरण दाब पाई
तन विलयन का पराफरण दा पाई विलयन में उपस्थित विलय के विलयन में उपस्थित विलय के क्या होगा? विलयन में उपस्थित विलय के मोलों होगा। क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या किससे दर्शाते हैं? स्मॉल n से दर्शाते हैं बच्चों, के समानुपाती है। यानी कहना चाहिए कि विलयन के मोलों की संख्या क्या होगा? स्मॉल n। तो विलयन के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक, आगे समझ में। विलयन, तन विलयन का पराफरण दा पाई, तन विलयन का पराफरण दा पाई विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या n के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसी नियम के आधार पर एक फार्मूला बना दीजिए। कौन बनाएगा? कमेंट कीजिए। क्या होगा? तन विलयन का पराफरण दाब क्या होगा? पाई होगा। फिर क्या कहा उन्होंने? समानुपाती होगा किसके? मोलों की संख्या के। यानी यहाँ पे क्या होगा? मोलों की संख्या के क्या होगा बच्चों? समानुपाती होगा। तन विलयन का पराफरण दाब मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या किसके? विलय के मोलों की संख्या के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल n। चलिए इसको और सॉल्व करना है आपको, तो लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पाई इज इक्वल टू k इंटू n। याद रखिएगा यहाँ पे स्थिरांक क्या लेंगे? यहाँ पे स्थिरांक आप r शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या यहाँ पे क्या होगी? मोलों की संख्या n है। स्थिरांक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? r भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू, या चलिए k ही लिख देते हैं, लेकिन याद रखना है कि हमको स्थिरांक को वहाँ पे r शब्द का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन n। अब पाई अपॉन n हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस पेपर नंबर इसको हम 3 मानेंगे, 3। और या करके ये आप बता दीजिए, चूंकि इसको और आगे हम ले जा सकते हैं। जहां लिख दीजिए जहां k एक स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये आ गया। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, क्योंकि अब मुझे आगे सॉल्व करना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, समीकरण जो हमारा 3 है ये, और एवोगैड्रो का नियम जो है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे गेलुफाक बार्नठाप नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए नोट में, नोट का है मतलब एक स्टार पॉइंट बना लीजिए, नीचे लिख दीजिए इसे गेलुफाक बार्नठाप नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? गेलुफाक बार्नठाप नियम भी कहा जाता, गेलुफाक बार्नठाप नियम भी कहा जाता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। तो बताइए बच्चों, समीकरण 1 क्या था? किसी को जानकारी है? कमेंट कीजिए। क्या कमेंट करेंगे आप? पाई क्या होगा समीकरण 1? कौन कमेंट करेगा बताइए? क्या होगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। क्या समीकरण यही था? एक था क्या? चलिए ठीक है। समीकरण 2 बताइए बच्चों क्या होगा? कौन बताएगा? कमेंट कीजिए। समीकरण 2 क्या होगा? क्या बोला गया था? विलयन का पराफरण दा पाई किसके? देखिए स्थिर सांद्रता C पर विलयन का पराफरण दा पाई उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी विलयन का पराफरण दा पाई ताप T के क्या होगा? समानुपाती होगा। और बच्चों तीसरा समीकरण क्या होगा? आपके सामने लिखा हुआ है, विलयन का पराफरण। ये देखिए तन विलयन का पराफरण दा पाई
किसके? विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n के समानुपाती होता है। तो स्मॉल n के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। आगे बच्चों समझ में? ये समीकरण 3 मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, रिवाइज भी करवा दिया। अब चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। याद रखना है आपको कि समीकरण 3 को क्या कहा गया है? इसे बायल बांधाप नियम भी कहा जाता है। ठीक, चलिए मैं इसी पर सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है बच्चों, लिखिए समीकरण या नियम भी लिख दीजिए, नियम 1, 2 और 3 से। नियम 1, 2, नियम 1, 2 और 3 से, या समीकरण 1 और समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से समीकरण 1 क्या है बच्चों? आपके सामने लिखा हुआ है, लिख दीजिए। पाई समानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमणपाती बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पाई व्युत्क्रमणपाती 1/v के नियम फर्स्ट हो गया। फिर क्या होगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के एक के नंबर आपका नियम 2 हो गया। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या स्मॉल n। आपको बच्चों ये भी पता है कि जब बायां पक्ष बराबर हो जाता है तो दायां भी पक्ष क्या होगा? एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? पाइज डायरेक्टली, पहले आप लिख दीजिए क्या होगा? पाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/v इंटू क्या हो जाएगा? n इंटू t के, या t इंटू n कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए। आप जानते हैं आप, क्योंकि हमें मोलों की संख्या है और यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है? मतलब परासरण दाब निकालने जा रहे हैं। तो हम यह मान के चलेंगे कि यहाँ पे गैस स्थिरांक R लेंगे। क्या होगा स्थिरांक R? तो पाई इक्वल टू K के स्थान पर क्या लिखेंगे? R इंटू 1/v इंटू n इंटू t के। तो क्या होगा बच्चों? आप इसको लिख दीजिए। पाई इक्वल टू n r t अपॉन v के। पाई इक्वल टू n r t अपॉन v के। क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। पाई को आप इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा बच्चों। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से, चूंकि कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप देख रहे हैं। तो ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब इसको मैं क्या करूंगा? थोड़ा पक्षांतर कर दूंगा। तो कुछ करना नहीं है, आप भी को उठा दीजिए वहां पे, और भी इक्वल टू हो जाएगा n r t अपॉन पाई हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों? आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे या करके लिख दीजिए। ठीक, चलिए तो आगे चलिए। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आपका हो गया ये। अब क्या होगा? कोई बताएगा? लिख दीजिए आप। R है क्या? विलयन स्थिरांक है। क्या है? जहां R बता दीजिए। जहां R विलयन स्थिरांक है और R का मान पता है बच्चों वायुमंडल में? कौन बताएगा? 0.0821। ये क्या है? कैपिटल R का मान है बच्चों, याद रखना है कैपिटल R का मान। और किसमें बता रहे हैं आप? लीटर वायुमंडल। किसमें? लीटर वायुमंडलीय, या वायुमंडल दाब पर लिख सकते हैं। अच्छा, इकाई भी आपको चाहिए क्या? तो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा। क्या होगा इसकी इकाई? केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, इनकी इकाई भी याद करिएगा। ठीक, ये R की कहानी हो गई। अब बच्चों आगे सॉल्व करिए। तो आप ये भी जानते हैं क्या?
क्या जानते हैं बच्चों, बताइए कौन, आगे बताओ क्या करोगे। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पाई भी इक्वल टू यानी आर टी। क्या समझ में आया? पाई भी इक्वल टू NRT। और आगे सॉल्व करिए, चूंकि हमको भी नीचे ले जाना है तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चों इसमें पाई इक्वल टू एन अपान भी इंटू RT। आपको याद आ गया होगा कहाँ, परावरण दाब में जब पढ़ा रहा था तो परावरण दाब में शायद यही आप पढ़े हैं, पाई इक्वल टू एन अपान भी इंटू RT के। ये पाई परावरण दाब का फार्मूला भी आपका निकल गया बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि आप जानते हैं, आप अब इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि अब जानते हैं एन अपान भी इक्वल टू क्या होता है, सी है क्या, मोलर का सांद्रण है। सी को किससे दर्शाते हैं, विलयन का सांद्रण। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिए, जहां सी इक्वल टू विलयन का मोलर सांद्रण, जहां सी इक्वल टू विलयन का क्या हो जाएगा, मोलर सांद्रण। तो आप क्या करिए, अब लगा दीजिए वहां पे, कहां पे लगा देंगे, तो जहां एन अपान भी है तो पाई इक्वल टू CRT। ये बच्चों एक फार्मूला निकल गया, पाई इक्वल टू क्या निकल के आया, पाई इक्वल टू CRT। कहां पे निकल के आ गया, तो देखिए दिए गए ताप पाई इक्वल टू C लिख दीजिए। अगर मान लीजिए हम, चलिए हम ताप और दाब के मान को क्या कर दें, स्थिर रख दें। ताप के दाब के मान को क्या लिख देंगे, हम स्थिर रख देंगे। तो जब स्थिर रख देंगे तो आप यहाँ पे लिखिए, चूंकि ताप T एवं और क्या है, ताप T को और स्थिरांक के मान को स्थिर होंगे, यानी स्थिरांक हमारा क्या है, स्थिरांक R स्थिर होंगे। तो जब मान के चलिए ये क्या हो जाएगा, आपका स्थिर हो जाएगा। स्थिर जब हो जाएगा तो क्या कर देंगे, आप लिख दीजिए पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, C भी निकल के आ गया। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया, C। तो समझ में आ गया बच्चों। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, विलयन का परावरण दाब पाई, विलयन के मोलर सांद्रण C के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बच्चों क्या समझ में आ गया, बताइए आपके समझ में आ गया क्या? यदि आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। यदि 2 नंबर का आएगा तो कोई एक पूछा जाएगा, और यदि 3 नंबर का आएगा तो बच्चों तीनों पूछ लेगा। कैसे पूछा जाएगा, बायल का नियम, बायल बान ट्राप नियम, चार्ल्स बान ट्राप नियम, और कौन सा तीसरा क्या है, एवोगैड्रो बान ट्राप नियम को समझाइए। तो क्या कर सकते हैं आप, पहले बायल बान ट्राप बताएंगे, फिर चार्ल्स बान ट्राप बताएंगे, फिर एवोगैड्रो बान ट्राप नियम बताएंगे, फिर क्या करेंगे, तीनों नियम को एक साथ की मतलब जोड़ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये आपका कौन सा है, प्रथम है बायल बान ट्राप नियम, ये क्या है, चार्ल्स बान ट्राप, ये क्या है, यानी एवोगैड्रो बान ट्राप नियम से मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, नियम 1, 2, 3 की सहायता से। तो आप यहाँ लीजिए प्रथम द्वितीय और तृतीय मैंने लिख दिया। फिर क्या मैंने क्या, ये देखिए चूंकि आप जानते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है, तो पाई हमारा ये हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3 इंटू एन इंटू टी के। ये एन और टी आप इधर उधर कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलिए, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो पाई इक्वल टू आर, यहाँ पे स्थिरांक मैंने आर शब्द का उपयोग लिया, कांस्टेंट वैल्यू आर लिया, तो पाई